to another video of e-commerce tips. So guys, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर. ओके, तो चैप्टर का नाम है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, तो आज है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो नंबर 1. ओके, और हम लोग करने वाले हैं आज कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, और समझते हैं कि क्या है ये. चलिए लिखिए आप लोग मेरे साथ साथ. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट that shows the cash flow, that is inflow and outflow of cash and cash equivalents. So हम लोगों ने क्या लिखा अभी मैंने देखिए क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट. आपको नाम से पता चल रहा होगा कैश मतलब क्या है. देखिए सबसे पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है. ओके, तो देखिए कैश मतलब मनी, पैसा. फ्लो का मतलब होता है बहना. ये समझो, फ्लो का मतलब क्या होता है बहना. तो कैश का बहना. और स्टेटमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट. ये समझो, आप डॉक्यूमेंट मान सकते हो या फिर आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हो. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कैश का बहना मतलब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये समझो, तो ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके से कैश आते हैं और कई तरीके से कैश जाते भी हैं. ये समझो, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिससे कैश आते हैं और बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिससे कैश जाते हैं. ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ कैश आ ही रहा है और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कैश जा ही रहा है. कैश का तो आना जाना लगता रहता है. ये समझो, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश मतलब पैसा, मनी, फ्लो का मतलब बहना. ओके, और स्टेटमेंट का मतलब आप समझ लो डॉक्यूमेंट है. ओके, ये जो स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लो, क्या दिखाता है ये स्टेटमेंट? कैश का फ्लो दिखाता है. ये समझो कि कैश कैसे आ रहा है बिजनेस में और कैश किस तरीके से बिजनेस से जा रहा है. ओके, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो. इनफ्लो मतलब कैश का आना. ओके, कैश का आना और आउटफ्लो मतलब कैश का जाना. ओके, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. आना क्या चीज का? कैश का एंड कैश इक्विवेलेंट का. ओके, सो कैश का मतलब तो आपको पता है, कैश का मतलब मनी, ये तो सबको पता है, पैसा. और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि लगभग कैश ही, मतलब ये कैश इक्विवेलेंट का मतलब आप बोल सकते हो कि ये जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. ये समझो, विद इन 3 months. ये समझो, तो कैश का मतलब पैसा. कैश का मतलब तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है. अब आपके लिए एक नया टर्म आ गया कैश इक्विवेलेंट. ओके, तो चलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत ही जरूरी वाला चीज है. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कैश. अब कैश आपको पता है लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं. कैश कंप्राइजेज ऑफ कैश इन हैंड. Okay, cash comprises of cash in hand and demand deposits with बैंक. है कि नहीं? कैश का मतलब तो ये होता है. कैश का मतलब होता है आपका कैश इन हैंड. ये सब आपके पास कितने कैश है. और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, और आपके डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ये आपका कितना है. ये सब तो ये तो कैश हो गया. ये सब. अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब समझिए. कैश इक्विवेलेंट. अब कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? देखिए कैश इक्विवेलेंट का मतलब लगभग कैश ही होता है. मतलब एक ऐसी, मान लो ऐसा आपका लिक्विड इंस्ट्रूमेंट आपको या इन्वेस्टमेंट, ये समझ लो जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए. ओके, ज्यादातर 1 महीने में, 2 महीने में, आप जब चाहो तब कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो होता है कैश इक्विवेलेंट. और कैश इक्विवेलेंट कैश के बराबर का ही दर्जा दिया जाता है, कैश के बराबर ही माना जाता है. इसको भी आपको कैश ही माना जाता है. ये समझ लो. सो अभी देखते हैं, जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ना
ये मान लो फ्रैक्शन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि ये इक्विवेलेंट निकालना है, इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट निकालना है, ये समझो। तो आपने वैसे कर करके इक्विवेलेंट निकाला होगा, ये समझो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ऊपर नीचे, ये समझो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ओके, तो कैश इक्विवेलेंट में आप लिखो कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म highly liquid investment that are readily convertible into cash, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ओके, कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 3 months, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड मतलब दैट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, ओके, दैट आर रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश, ओके, दैट आर रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश, ओके, ये एल है, ओके, ये एल है। फिर कुछ एग्जांपल्स लिख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो विद इन 3 months, converted into cash within 3 months, okay, from the date of purchase, from the date of purchase, okay। So कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए, नंबर 1 लिखवा cash at bank, number 2 check and draft on hand, number 3 short term investment, ब्रैकेट में आप लिखो मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, ओके, विद इन 3 months, ओके। एंड नंबर 4 लिखवा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विथ बैंक, ओके। तो ये है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल, ओके। तो ये आप नोट कर लो, स्टार बना लो कि कैश एट बैंक, जो आपका बैंक में कैश है, वो आपका बैंक में कैसे, आप तो चुटकी में आप चाहो तो ये कैश को कन्वर्ट कर सकते हो, इसको कैश एट बैंक, बैंक से आप पैसा निकालो, कैश में कन्वर्ट हो गया, ये जानो। चेक आपका या फिर ड्राफ्ट है, ओके, आपके पास, वो आप चेक ले जाकर बैंक से आप आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ड्राफ्ट को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ये समझो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज जो आपका विद इन 3 months कन्वर्ट हो जाए कैश में। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में डिपॉजिट किए हो आप शॉर्ट टर्म के लिए, ओके, विद इन 3 months। तो ये आपका होता है क्या, कैश इक्विवेलेंट। और कैश का मतलब तो कैश कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड, ओके, एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, ओके। तो आप मेनली कैश इन हैंड यहाँ स्टार बना लो, ये आपको याद रहेगा, ये समझो। तो हम लोगों ने क्या देखा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें हम लोग को ये देखना है कि किस किस तरीके से पैसे आ रहे हैं कंपनी में और किस किस तरीके से पैसे जा रहे हैं। ये समझो, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश का आना कैसे हो रहा है और कैश का जाना कैसे हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन से, ओके, फ्रॉम ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश का मतलब तो पता है कैश इन हैंड, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब पता चल गया शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब यहाँ पे है आपका जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, डेट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, या फिर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट इज विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कम मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कम समय वाला इन्वेस्टमेंट होता है जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक, ओके। तो देखिए, पहली बात तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपका चैप्टर है ना, ये आपको लग रहा होगा कि सर अभी थ्योरी करा रहा है, प्रैक्टिकल कब कराएंगे। देखिए, आपको थ्योरी
समझना और कॉन्सेप्ट लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आएगा ना, या फिर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता चलेगा, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी अब करने में, ये समझो, क्योंकि ये पूरा बेस्ड है आपको समझना। ओके, तो ऐसे तो सारा चैप्टर ही बेस्ड होता है, लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तो आपका 8 मार्क्स का है, ये समझो, ये भी एक बहुत मायने रखता है, और आपको ये करना बहुत जरूरी है कि ये जानना कि इसमें कौन से आइटम का ट्रीटमेंट कैसे कैसे होता है, ये जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। प्रैक्टिकल तो हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकल तो हम लोग हर टाइप्स के प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो लेकिन पहले आप ये सीख लो। ओके, स्टेप्स कैसे, इसमें स्टेप है। ओके, स्टेप 1 कैसा होगा, स्टेप 2 कैसा होगा, स्टेप बाय स्टेप, अगर पार्ट बाय पार्ट अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, आज तो ये पहला है। ओके, आप अगर पार्ट बाय पार्ट देखते रहोगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप ये लिख लिए होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट लिखो आप मेरे साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड according to the accounting standard, according to the accounting standard 3 AS3। ओके, तो ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अगर आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है। ये सुनो, अब तो आपका एमसीक्यू भी आने लग गया है ज्यादा मार्क्स, ये सुनो 20 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यू भी आता है। ओके, तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे होता है, मतलब किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नेक्स्ट, ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट लिखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर 3 हेड्स, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट, प्रिपेयर्ड अंडर 3 हेड्स। 3 हेड में कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। ओके, सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2 कैश फ्लो फ्रॉम investing activities, and the last one is cash flow from financing activities। ओके, तो कैश फ्लो को प्रिपेयर करने का 3 हेड है आपका। ओके, 3 पार्ट है। सबसे पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले आपको सीखना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड देन विल मूव टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि लास्ट है आपका। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे ये वाला। ओके, ऑपरेटिंग में ये भी मैं समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा, एक एक करके समझेंगे, नहीं तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर एक बार में हम लोग करने गए तो इसका फॉर्मेट भी बहुत बड़ा है। ओके, और एक एक करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग समझेंगे, पहला फर्स्ट, फिर सेकेंड इन्वेस्टिंग समझेंगे, फिर थर्ड में ये समझेंगे, और एक बार पूरा उसके बाद जो फुल फ्लेश सम होता है वो हम लोग तो करना ही है, क्योंकि एग्जाम में वही ज्यादा आता है। ओके, तो एक एक करके समझ लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग से, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इन्वेस्टिंग भी सिखाऊंगा, फाइनेंसिंग भी सिखाऊंगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बहुत ही आसान है, जो भी झोल है ना वो ऑपरेटिंग में ही है। ओके, जो भी थोड़ा मतलब खिचड़ी पकने वाला चीज होता है ना, वो ऑपरेटिंग में ही ज्यादा, इसमें ट्रीटमेंट ज्यादा है, ये जानो। तो पहले इसको समझ लेते हैं, बारीकी से देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का कैसे फ्लो होता है, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग
revenue producing activities of the एंटरप्राइज। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशन बिजनेस का, ओके, एक इंडस्ट्री का, ओके, एक मान लो एक फैक्ट्री का, आप जो भी बोल सकते हो। मेन ऑपरेशन जो होता है ना, मेन ऑपरेशन को ही बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेन ऑपरेशन, तो मेन ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे एक लिखा हुआ है लाइन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द, यहां तक तो समझ में आ गया। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज का प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। अब ये क्या होता है? अब ये क्या होता है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या होता है? इसको भी लिख लेते हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग activities means business activity activities being carried by the enterprise to earn profit। अब समझ में आ गया होगा आपको। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी का मतलब, प्रिंसिपल मतलब क्या? एक स्कूल का प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे मेन वही होता है, सबसे हेड होता है वो, ये सर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या? बिजनेस का मेन ऑपरेशन। बिजनेस का मेन ऑपरेशन क्या क्या होता है? आपका गुड्स बेचना, गुड्स परचेज करना, आपको क्रेडिटर को पेमेंट करना, डेटर से पेमेंट लेना, टैक्स पेड करना, ये सब आपका क्या है? बिजनेस का मेन एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी। बिजनेस का कोर एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, आप जो बोल लो, ये समझ लो। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है सबसे मेन, ओके। और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग मैं बाद में समझाऊंगा, ताकि एक आपका पहले क्लियर हो जाए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। Principal revenue producing activity means business activity being carried by the enterprise to earn profit। प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस क्या करता है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है, उसी को, वही होता है मेन एक्टिविटी, और उसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसा ना, मेन ऑपरेशन क्या है बिजनेस का, ओके। तो बिजनेस एक है, मान लो आप ही का एक बिजनेस है, ये समझो। तो आपका क्या होगा? उसमें आपका कैश सेल होगा, गुड्स का कैश परचेज होगा, ये समझो। अपने क्रेडिट सेल किया होगा तो आपका डेटर पेमेंट करेगा, उससे आप पैसे रिसीव करोगे, यही सब तो चलता है। आपका क्रेडिटर होंगे जो सप्लायर कहलाते हैं, ये समझो, उसको पेमेंट करना होगा, आपको इनकम टैक्स देना होगा, ये समझो। आपको किसी का सर्विस, आपने किसी से सर्विस लिया है तो आपको उसका पेमेंट करना होगा, ये समझो। तो यही सब तो होता है बिजनेस का मेन एक्टिविटी। बिजनेस में चलता क्या है? एक इंडस्ट्री है, आपका फैक्ट्री है, तो उसमें चलता क्या है, ये समझो। तो चलिए हम लोग अभी एग्जाम्पल लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, यहां तक लिख लिया आप? चलिए, कोई भी चीज, देखिए, कोई भी चीज को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल से उसको आप कनेक्ट कर लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखो मैं लिखता हूं एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। तो एक एक करके मैं एग्जांपल लिखता हूं, आप भी लिखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा बिजनेस का मेन एक्टिविटी क्या क्या होता है, वही कहलाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि कैश सेल ऑफ गुड्स, आप अपने गुड्स का कैश सेल। नंबर 2, कैश परचेज ऑफ गुड्स। फिर नंबर 3, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड। कैसे आपने किसी को सर्विस दिया, उसका आपको रेवेन्यू मिला। फिर कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, आपने किसी से सर्विस लिया, उसको आपके फ्री में, किसी कोई आपके लिए फ्री में काम कर देगा, आपको तो उसको पेड करना पड़ेगा, ये सब। आपने सैलरी पे कर दी, ये सब। तो बिजनेस का मेन एक्टिविटी हुआ, आपने वेजेस पे कर दिया। आपने किसी को बुलाया, आपने फैक्ट्री में काम करवाया दिन भर, उसको वेजेस पेमेंट कर दिया, तो करोगे नहीं क्या? तो कैश पेड होगा। तो ये सब बिजनेस का मेन एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटी, ये सब। आप फिर से लिख लो, डे टू डे एक्टिविटी, ये सब। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप एग्जाम्पल लिखो, आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर आप और लिखो कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड,
ओके, फिर लिखो आप नंबर 6 में इनकम टैक्स पेड। आपको आप अगर कमाओगे पैसा तो आपको इनकम टैक्स पेड करना होगा। ये सर नो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। आपके डेटर है, आपके डेटर मतलब क्या, आपसे कोई परचेज किया सामान 10,000 का, 8,000 पेमेंट कर चुका है, अब आपको 2,000 वो देगा कि नहीं देगा, तो आप वो तो आपका डेटर है, तो आपसे आपसे आप क्या हो गया, 2,000 रुपया वो आके दे दिया, आपके डेटर ने आपको 2,000 रुपया दे दिया। ओके, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, फिर कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब कौन है, सप्लायर्स। आप जिससे गुड्स लाते हो, आप जिससे माल खरीदते हो, वो आप मान लो 10 लाख का खरीदा, ये समझो 3 लाख पेमेंट अभी बाकी है, 7 लाख आपने पे कर दिया है, हो गया 3 लाख आप दोगे, वो आपका कौन है, क्रेडिटर है, आपका सप्लायर है, ये समझो, तो आपने पे किया। तो यही सब तो चलता है, यही सब तो आपका डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में चलता है, सैलरी देना, किसी को काम करवाया तो उसको वेजेस देना, ये समझो। तो इसकी से सर्विस आप किसी को सर्विस दे रहे हो, ये समझो सर। तो कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर। ओके, कैश पेड, आपने कैश पे किया, कैश रिसीव्ड किया, पैसा का आना जाना, ये सब ना। तो ये सब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल, ये सब ना। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स मतलब कोर एक्टिविटी, मेन कोर एक्टिविटी, एकदम आप गांठ बांध लो, एकदम भूलना नहीं। ओके, कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, मेन एक्टिविटी क्या होता है बिजनेस का, ये सब होता है, ये सब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे कैश फ्लो, दो टाइप का मेथड है आपका कैश फ्लो को कैलकुलेट करने का। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, हमें डायरेक्ट मेथड नहीं करनी है, हमें करना है इनडायरेक्ट मेथड। ओके, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है इनडायरेक्ट मेथड, हमें यही करना है, ये नहीं करना, सबसे पहली बात। अब डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं करना है, मैं बस बताता हूं, ये तो करना नहीं है। ओके, तो मतलब क्या है, सीखना भी नहीं है अभी, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये भी आ जाएगा, ये भी दिमाग में घुस जाएगा, सब उल्टा उल्टा हो जाएगा। हम लोग यही करना है। ओके, तो हमारे बुक में भी यही है, सिलेबस में भी यही है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई भी यही पढ़ना है। ओके, तो डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट दिया रहेगा। ओके, और डायरेक्ट मेथड के लिए आपको डायरेक्ट मेथड के लिए आपको जरूरी है क्या, ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल का जरूरी है, जो कि क्वेश्चन में आपको नहीं देगा। ओके, क्वेश्चन में ये नहीं देगा, तो आपको इसीलिए डायरेक्ट मेथड करना ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मेथड है ही नहीं। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा एक बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट, विदाउट बैलेंस शीट मतलब एक तो पहला तो डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रेडिंग एंड पीएल डायरेक्ट मेथड पॉसिबल है ही नहीं करना। ओके, तो डायरेक्ट में तो क्वेश्चन में ट्रेडिंग एंड पीएल देगा ही नहीं, ये चलो क्वेश्चन में तो रहेगा आपका बैलेंस शीट, हम लोग करेंगे, आप देखोगे अभी। ओके, तो क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट रहेगा, और बैलेंस शीट से इनडायरेक्ट मेथड से आप कर सकते हो। अगर आपका बैलेंस शीट दिया रहेगा तो आपका इनडायरेक्ट मेथड से आप कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है। ओके, कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ये रहेगा तो बहुत ज्यादा तामझाम हो जाएगा, और ये दिया भी नहीं है, तो देखो सीधी बात है, ये नहीं दिया है, अब मैं इसका बात नहीं करूंगा, हमें करना है इनडायरेक्ट, ठीक है, मेथड। ओके, तो हमें तो करना है इनडायरेक्ट मेथड। अब सबसे पहले देखिए, आपको याद होगा, देखो सबसे पहले मैं क्या बोला था, एक दो चीज और यहां पे मैं बता देता हूं, हमें करना है इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, क्या था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, देखिए पहला क्लास है, पहला क्लास में आपको कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। ओके, तो मैं जितना हो सके जो जो आपका काम का चीज है मैं सब बता देता हूं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे आराम से, फिर आप देखोगे कि बहुत ही ईजी हो रहा है। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट का देखो, कैश का मतलब पता है, देखो फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब बहना, और जब फ्लो होगा तो
फ्लो होगा तो चेंज तो होगा, है कि नहीं। तो एक और आ गया, फ्लो का मतलब होता है चेंज। ओके, फ्लो का मतलब क्या होता है, चेंज। अब ये भी आप याद कर लो, स्टार लगा देता हूं मैं। फ्लो का फ्लो हो रहा है, मान लो प्लस आ रहा है, जा रहा है, मतलब चेंज हो रहा है ना। ओके, तो चेंज, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं। आपको बैलेंस शीट में पता है क्या दिया रहेगा, मैं बस अभी बताया था, हम लोग करेंगे। बैलेंस शीट में आपको दिया रहेगा ओपनिंग क्लोजिंग, दो अमाउंट दिए रहेंगे। ओके, मान लो ओपनिंग क्लोजिंग मशीन का दिया रहेगा। ओके, मशीन का दिया रहेगा ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग दिया रहेगा मान लो 2 लाख। ओके, और क्लोजिंग दिया रहेगा 2.5 लाख। ओके, ऐसा दिया रहेगा आपको। अब आप जब सॉल्यूशन करोगे, तो अब आप जब सॉल्यूशन करोगे यहाँ पे, तो आप कौन सा अमाउंट लिखोगे, मशीन लिख के आप 2 लाख लिखोगे ना 2.5 लाख लिखोगे, बताओ कौन सा लिखोगे। तो ना ही हम 2 लाख लिखेंगे और ना ही हम 2.5 लाख लिखेंगे। हमें 2.5 लाख, 2 लाख भी नहीं लिखना है, हमें 2.5 लाख भी नहीं लिखना है, हमें लिखना है इनका चेंज। ओके, हमें लिखना है इनका चेंज। मान लो 2020 में था मशीन ओपनिंग, 2020 में 2020 1 अप्रैल को था मशीन 2 लाख, और अगले साल हो गया 2021 में 2,50,000। तो कितना का चेंज आया, फ्लो का मतलब ही होता है चेंज। तो कितना का चेंज आया, कितना का चेंज आया, 50,000 का चेंज आया, 50,000 का चेंज आया। तो हम ये 50,000 लिखेंगे। ओके, ना ही हम 2 लाख लिखेंगे, ना ही हम 2.5 लाख लिखेंगे। ओके, मैं बस ये कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। हम लोग देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा चैप्टर है, जब तक अब आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, तब तक आपको लगेगा कि ये क्या हो क्या रहा है, सर क्या मतलब उतना अच्छे से नहीं पता चल रहा है। तो देखो, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, आपको अगर अभी 80% क्लियर हो रहा है, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी देता हूं मैं। ओके, आप बस बने रहो। तो चलिए, क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज लिखेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग को करना है इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेंज लिखेंगे। अब आपको याद होगा, जब हम लोग करते थे, हम लोग क्या करते थे, जी हाँ, हम लोग करते थे प्रॉफिट एंड लॉस, तो और ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था और पीएल में नेट प्रॉफिट, ये सब नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो भी हो, तो नेट प्रॉफिट निकलता था। ओके, तो नेट प्रॉफिट सारे आइटम लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में। ओके, तो यहां क्या करना है, यहां शुरुआत ही होगा नेट प्रॉफिट से, यहां स्टार्ट ही होगा आपका नेट प्रॉफिट से। स्टार्ट कहां से होगा, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट ही होगा सम। ओके, प्रैक्टिकल स्टार्ट ही करना है हमें नेट प्रॉफिट से, हमें दिया रहेगा। ओके, तो आपका ओपनिंग क्लोजिंग सब दिया रहेगा, मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन करके, हमें स्टार्ट ही करना है नेट प्रॉफिट से। तो चलिए, अब आपको मैं लिखवाता हूं पहला स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, क्या करने का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, फर्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए, तब यहां से शुरू हो गया। ओके, एकदम ध्यान से बैठ जाइए, कॉपी पेंसिल पेन सब लेके अच्छे से बैठ जाइए। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपको समझ में आ जाएगा अब क्या होने वाला है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सबसे पहला स्टेप है आपको फाइंड आउट करना। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, ब्रैकेट में लिखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, तो चलिए फॉर्मेट मैं बना देता हूं, ये रहा फॉर्मेट, ये है आपका पार्टिकुलर। ओके, तो चलिए अब लिखिए आप मेरे साथ साथ, फॉर्मेट कैसा होगा, सरप्लस, surplus that is balance in statement of profit and loss,
सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये आप लिखो ब्रैकेट में यहां क्लोजिंग, क्या लिखो आप, क्लोजिंग। ओके, तो जो अमाउंट होगा यहां पे लिखेंगे, फिर आप लिखो लेस सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पे लिखो आप ओपनिंग। कोई अमाउंट आएगा, ये सर नो, कुछ तो अमाउंट आएगा, यहां पे लिख देंगे। ओके, अब आप लिखो ऐड, ऐड लिखो आप। अब लिखो ट्रांसफर टू रिजर्व। अब देखो ये जो सरप्लस ऑफ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सर नो, क्लोजिंग ओपनिंग, तो यही आपका नेट प्रॉफिट रहेगा। ओके, यही आपका नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। ओके, अब देखो इसका आपका क्लोजिंग ओपनिंग होता है। ओके, तो क्लोजिंग से ओपनिंग को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ट्रांसफर टू रिजर्व में हम लोग जो रिजर्व रखेंगे, ये समझ लो, तो उसको भी हम लोग अब ऐड बैक कर देंगे। अभी देखो क्या होता है, हम लोग नेट प्रॉफिट को सब हम लोग क्या किए थे, नेट प्रॉफिट को सब अलग अलग जगह भेज दिए थे, ये समझ लो, रिजर्व इतना चला गया, ये इतना चला गया, अब सबको ऐड बैक करना है, ये समझ लो, सबको ऐड बैक करना है। आपने फाइनल अकाउंट किया है ये समझ 11 में, तो आपको तो पता ही होगा। ओके, तो ट्रांसफर टू रिजर्व में भी हम लोग का ट्रीटमेंट कैसा होगा, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो यहां भी कुछ एक अमाउंट आएगा, यस सर नो। फिर डिविडेंड, फाइनल और proposed paid during the year। ओके, ब्रैकेट में लिखो ये आप, यहाँ पे लिख लो, जगह नहीं है, प्रीवियस ईयर। ओके, ये इसी का है, प्रीवियस ईयर। क्या लिखोगे डिविडेंड, ये प्रीवियस ईयर वाला। ओके, चलो आप सीधा लिख लो। ओके, मेरा जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप लिखो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो डिविडेंड आप किसको देते हो, आप खुद ही सोच के देखो, डिविडेंड किसको दिया जाता है, जो शेयर खरीदते हैं। ओके, तो शेयर कोई भी हो सकता है, शेयर इक्विटी शेयर भी हो सकता है, शेयर प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, ये जानो। तो पेड ऑन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर आप लिख दो ब्रैकेट में, पेड ऑन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो यहां पे भी कोई एक अमाउंट आएगा, यहां पे भी कोई एक अमाउंट आएगा, ये जानो। तो ये दोनों के लिए यहां करके, यहां इसके लिए आपका ये हो गया अमाउंट, इसके लिए ये, इसके लिए ये। अब आप लिखो नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से ईयर का लिखेंगे हम लोग, बताओ। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखेंगे करेंट ईयर का, तो ये भी आप याद रखो, मैं यहीं पे लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से ईयर का लिखेंगे, करेंट ईयर का। फिर आप लिखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज, सॉरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड, ये आप डेबिटेड कर लो, सॉरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड, ऐड हो रहा है ना, तो डेबिटेड एज एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, एक अमाउंट यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का। ओके, ये हो गया ऐड। ओके, अब आप लिखो लेस लिखो, ये ऐड का इतना 1 2 3 4 5, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो 5 अमाउंट, पहला तो 2 का
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके बाहर, उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, ये आपका अमाउंट आते रहेगा। ओके, प्रोविजन फॉर एक ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंसेस। ओके, अब लेस लिखो, लेस लिखो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम। ओके, क्रेडिटेड एज इनकम, ये इनकम है। ओके, तो इसका भी आपका अमाउंट आएगा। अब जब हम लोग लेस करते हैं तो अमाउंट को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, ये नहीं कि हम लोग माइनस करके 100 लिखेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग ये 100 लिखेंगे होगा और उसको ब्रैकेट में डालेंगे। ओके, और लास्ट वन इज रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रिफंड हो जाएगा तो उसको माइनस करेंगे और इस तरह इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब एक आंसर आएगा। ओके, एक आंसर आएगा जिससे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो आई होप आपको पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। हम लोग देखिए, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो गाइस ये आप लिख लो। ओके, तो चलिए अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन से हो गया? चलो ये सब आप लिख लेना। मैं यहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ। ओके, आप ये सब अमाउंट, ये सब सीधा सीधा आप लिख लेना। ओके, यहाँ पे मैं बताता हूँ अमाउंट के लिए। ये इसका है, फिर ये वाला, फिर ये वाला इधर, इधर, इधर इसका। ओके, 1 2 3 4 5 आपका 1 2 3 4 5, और इसका 1 2 का ये इधर, और बाकी ये 2, एक इधर निगेटिव और एक इधर निगेटिव। 2 निगेटिव का है, लेस, ये सब लो। और 1 2 3 4 5 ऐड, 2 लेस। आंसर आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फर्स्ट स्टेप। पहले तो आपको ये निकालना होगा। ओके, तो चलिए सीखते हैं इसको। ओके, चलिए कौन सा करें, कौन सा करें? हाँ, चलिए सबसे पहले तो ये है बुक सेशन 2021 का। ओके, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यस और नो, यही कैलकुलेट करना है। अभी हम लोगों ने इसी का फॉर्मेट बनाया। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग 1 लाख। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग 3,36,000। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। डिविडेंड पेड इन द करेंट ईयर 72,000, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 90,000, ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख, प्रोविजन ऑफ टैक्स फॉर करेंट ईयर 1.5 लाख, रिफंड ऑफ टैक्स 3,000, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अब ये मुझे एक बताना है आपको, और इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर। देखिए अभी हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, ये लिखा था हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक एक्सपेंसेस और एक इनकम। तो देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक्सपेंसेस मतलब क्या? देखिए कभी कभी क्या होता है, अचानक से मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया। ओके, तो अर्थक्वेक तो हमेशा आता नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं, कभी बाई चांस आ गया होगा 10 साल 20 साल में, तो अचानक से कुछ लॉस हो जाए। ओके, अचानक से कुछ लॉस हो जाए तो आपका, या फिर खर्चा हो जाए तो आपको वो कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, अर्थक्वेक आ गया आपके लिए, या फिर मान लो किसी एम्प्लॉई का कुछ मान लो एक्सीडेंट हो गया। ओके, तो अचानक से एकदम, तो अचानक से आ गया, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ये सब लो। या फिर वो उसको जाना है, ओके, तो उसको अब छोड़ के जाना है एम्प्लॉई को, तो उसका अचानक से जो PF कटता था, ये सब लो, तो सब उसको दे के ना रवाना करना पड़ेगा ना। ऐसे ही आप बोलोगे आप जा रहे हो जाओ, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, अचानक से खर्चा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम इसका उल्टा, अचानक से पैसा आ गया।
ओके, तो अचानक से पैसा आ गया, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इंश्योरेंस का, तो मैं वही देता हूँ कि इंश्योरेंस का पैसा मिल गया आपको अर्थक्वेक के, जो आपका नुकसान होता था अचानक से मिल गया। आप हर बार इंश्योरेंस का पैसा थोड़ी ना मिलता रहता है, ये समझ लो कभी मिल गया आपको, ये समझ लो कुछ नुकसान हुआ था तो उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, तो वो आपका एक्स्ट्रा इनकम, अचानक से आने वाला इनकम। तो देखिए हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 5.95। ओके, फॉर्मेट तो आपको पता ही है, उसमें तो फॉर्मेट में तो कुछ है ही नहीं। फॉर्मेट में ऐसे करना है, इधर ये बनाना है, इधर करना है इसको ऐसे, बस हो गया, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, अब आइए क्या क्या दिया हुआ है। चलिए पहले क्या लिखेंगे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिख लो पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या लिखते हैं हम लोग, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, आप पूरा लिखना। ओके, यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोजिंग। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, लेस में क्या लिखेंगे, सरप्लस ऑफ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ओपनिंग। ओके, तो आप पूरा लिखना, ठीक है। कितना है आपका क्लोजिंग, कितना है देखो, सरप्लस और क्लोजिंग कितना है 3,36,000, ओपनिंग कितना है 1,00,000, तो आप 3,36,000 ऊपर लिख दो और 1,00,000 आप नीचे लिख दो। ओके, तो कितना आ जाएगा 2,36,000। ओके, चलो फिर आप लिखो ऐड में क्या क्या है, ऐड क्या है, डिविडेंड पेड। ओके, शुरू में क्या है, डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड कितना है 72,000, ये 2,36,000 है। ओके, फिर इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड कितना है इसका 90,000। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, देखिए अब आप बोलोगे कि सर इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व आपने तो लिखवाया था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये सर, तो चलिए मैं मानता हूं कि मैंने लिखवाया था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, पर इसमें आपका क्लोजिंग ओपनिंग नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन ही ऐसा है। और मैं वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको क्लोजिंग मतलब 2 इयर्स का बैलेंस दिया रहेगा, ओपनिंग का भी क्लोजिंग का भी। ओके, तो अभी यह कितना दिया हुआ है, सीधा दिया हुआ है आपका 1,00,000 रुपया। ओके, तो हम लोग 1,00,000 लिख देते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व 1,00,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, फॉर करेंट ईयर 1,50,000। अमाउंट एकदम सही से पुट करना आप लोग भी, ठीक है। अब देखो, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया, तो एक्सपेंसेस वाला होता है पहले, ये जानो, तो हम लोग लिखेंगे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक अचानक से आ गया तो लॉस हो गया, तो आप लिखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। ओके, कितना है 2,00,000। अब आ जाओ लेस पे। ओके, लेस आप लिखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम
अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। तो ये क्या है, आपको अचानक से इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, अचानक से 1,00,000 रुपया आपका आ गया, तो ये आपको लेस हो जाएगा। अचानक से आ गया तो आपको करना है लेस, तो आप इसको क्या करोगे, लेस। ओके, तो लेस करना है तो ब्रैकेट में लिखो। ओके, अब रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स क्या करना है, 3,000, ये 3,000 है। अब देखो, अब आपको एक आंसर आएगा, ये सुनो, तो आंसर क्या आएगा आपका, देख लेते हैं एक बार। 236, 72, $7,45,000, तो चलिए 7,45,000। ओके, तो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, तो आप अच्छे से लिखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, तो बुक के साथ हम लोग आंसर मैच कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे करना है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, हमें जो हम लोगों ने डिविडेंड पेड कर दिया था, ये सब प्रोविजन फॉर उसको आपको ऐड बैक वापस कर लेना है। अभी जब ये तो आपका पहला स्टेप्स है, और ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वर्किंग नोट। ओके, हम लोग करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये है वर्किंग नोट। ओके, सो देखिए आपको अभी समझ में आ गया। ओके, एक और करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 5.95। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही हम लोग सीख रहे हैं। ओके, ये सीखने के बाद हम लोग जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे तो फिर मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि अब उसका क्या होता है, तो पहले इस पे ध्यान दो आप। ओके, एक एक करके सब हो जाएगा। तो वैसे ही ओपनिंग सरप्लस दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ओपनिंग लिखा हुआ था, क्लोजिंग दिया हुआ है, डिविडेंड, इंटरिम, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, सेम एज है। ओके, आप चलो आप भी ट्राई करो। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। तो फॉर्मेट तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, तो मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं पार्टिकुलर अमाउंट, चलिए ताकि जल्दी हो जाए। तो क्या लिखते हैं, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओके, ये लिखते हैं, कौन सा, क्लोजिंग वाला। ओके, तो क्लोजिंग वाला का कितना है अमाउंट, लिख ही देते हैं सीधा, 6,72,000, ये क्लोजिंग का अमाउंट है। ओके, अब लेस करते हैं हम लोग ओपनिंग को, तो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ओपनिंग। ओके, सो ओपनिंग किधर आ गया, कितना हो गया ओपनिंग का, 2 लाख। तो 2 लाख देखो, अब 2 लाख क्या दिया हुआ है, माइनस में, मतलब ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में है मतलब माइनस में है। ओके, तो आप खुद ही सोचो, 2 लाख जब माइनस में है, तो आपने बचपन में पढ़ा था
लेस लेस मतलब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये प्लस करना होगा 8,72,000। तो आप बोलोगे चलो ये तो हमें पता ही था। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब आगे बढ़ो, आप लोग भी करो, एकदम आसान है, मैंने अभी ऐसा ही करवाया है। ओके, सो चलो, डिविडेंड पेड कितना है, 1,44,000। फिर इंटरिम डिविडेंड कितना है, 1,80,000। नेक्स्ट ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है, 2 लाख, ये 80 है। ओके, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स 3 लाख। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो लॉस हो गया हम लोग का, एक्सपेंस हो गया, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। आप बोलोगे कितना अर्थक्वेक आ रहा है सर, ठीक है, तो क्या करोगे, क्वेश्चन में दे दिया, अब अर्थक्वेक भर दिया, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब लेस करते हैं, और तो कुछ आइटम बचा नहीं है में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। देखो इजी समझोगे, अगर दिमाग मतलब क्या है, दिमाग में इजी बैठ जाएगा ना, लगे आपको लगेगा कि इजी अगर है तो इजी लगने लगेगा, ये समझो। अब आप सोच लोगे कि यार ये कैश क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ओके, तो हार्ड लगने लगेगा, तो हार्ड है नहीं। ओके, असल बात है क्या है, इसका फॉर्मेट इतना मतलब लंबा चौड़ा है ना, देख के डर जाते हैं बच्चे कि बाप रे बाप। ओके, तो डरना नहीं, जो दिखने में बड़ा होता है वो होता कुछ है नहीं। ओके, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपका क्या था, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक। ओके, आप ये लिख लेना 2 लाख। ओके, तो दिखने में जो बड़ा है वो असल में बहुत ही आसान है, बस बात है थोड़ा समझने की, थोड़ा मतलब फॉलो करने की। आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो, बस एक एक करके। अभी हम लोग ऑपरेटिंग करेंगे तो आप बोलोगे कि सर ये भी आसान लग रहा है, ये भी आसान लग रहा है, आसान लगेगा ही, कहाँ गया पेन। चलो तो इसको करो आप, लेस था इसलिए मैंने ब्रैकेट में किया, तो इसको आप माइनस करोगे, लेस में माइनस करोगे, तो 8,72,000 प्लस 1,44 प्लस 1,80 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख माइनस 2 लाख माइनस 6,000, 18,90,000। हाँ सही, 18,90,000 अपना आंसर आ गया। तो बुक के साथ मैच करें, तो ये एनपीबीटी एंड ईओआई हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप भी बोलोगे सर बात कितना बड़ा मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख दिए इतना बड़े को। ओके, तो आप मत लिखना एग्जाम में, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, बस समझ लो आप। तो आई होप समझ में आ गया। हम लोग और करेंगे और करेंगे और करेंगे, करते रहेंगे। चलो आ जाओ फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ करिश्मा लिमिटेड एज ए 31 में 2021। अब देखो इसमें दे दिया, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, इसमें 2 ईयर का दे दिया, 31 में 2021, 31 में 2020। तो ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, ओपनिंग क्या इधर। अब आप देखो एक गलती मत करना, इसमें क्या है उल्टा है। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। ओके, ओपनिंग इधर है राइट साइड में, क्लोजिंग लेफ्ट साइड वाला है। ओके, तो ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, तो सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस, यही तो चाहिए हम लोग, एकदम गांठ बांध लो, ये नाम याद रख लो, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस, यही नेट प्रॉफिट है। ओके, नेक्स्ट डिविडेंड पेएबल। अब देखो डिविडेंड पेएबल, देखो डिविडेंड पेएबल आपका करेंट लायबिलिटी है। ओके, ये याद रखना आप। ओके, तो ये आपका नहीं आएगा इसमें। ओके, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नहीं है, नॉन कैश नहीं है। तो ओके, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो प्रोपोज डिविडेंड, ये तो आएगा, ये तो मैंने लिखवाया था, लेकिन मैंने डिविडेंड पेएबल नहीं लिखवाया था फॉर्मेट में। ओके, तो प्रोपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 में 2020 एंड 2021 आर 4 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली।
तो रेस्पेक्टिवली मतलब 2020 का 4 लाख है, 2021 का 5 लाख है। तो कौन सा आएगा, प्रीवियस ईयर का ना करंट ईयर का? ये प्रीवियस ईयर का है, ये करंट ईयर है। 2020 प्रीवियस ईयर, 2021 करंट ईयर। तो हम लोग को डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड लेना है प्रीवियस ईयर का, जबकि आएगा 4 लाख। तो ओके, तो एकदम जल्दी फास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 5.94। फास्ट 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 फास्ट। चलो NPBT एंड EOI। ओके, यहाँ पे आप अमाउंट दे लो आप पार्टिकुलर। ओके, तो क्या होगा, क्या लिखते हैं सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ PL। कौन सा, क्लोजिंग वाला। फिर इससे क्या होगा, लेस होगा सरप्लस और बैलेंस दैट इज PL, ये अपना ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना है क्लोजिंग बताओ, आप बताओ। क्लोजिंग ये है 10 लाख, ओपनिंग है 5 लाख। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 लाख 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 5 लाख 1 2 3 4 5, तो माइनस करोगे तो 5 लाख, तो ये आ गया। और कुछ, हाँ और कुछ है ना, एड प्रपोज्ड डिविडेंड, है कि नहीं, यही है। तो कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर का। सोचना ही नहीं है, इतना आसान है। NPBT एंड EOI हो गया बस। तो बस ये है आपका वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये आप वर्किंग कैपिटल बन रहा है। ओके, आपको बताऊंगा मैं। चलो और करते हैं। ओके, आप नोट कर लिया ना आपने, ये रहा। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। और करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, पेज नंबर 5.94 का करेंगे। ओके, देखो चलो, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आ गया, यही तो सीख रहे हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑफ लीवा लिमिटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट। अब देखो ये बैलेंस शीट दे दिया है, अच्छा खासा वाला बैलेंस शीट। ठीक है, ओके, तो ये लायबिलिटी है और ये एसेट है। ओके, पहले तो ऐसा था, अब ऐसा हो गया है 2013 के एक्ट के बाद, कंपनीज एक्ट 2013 के बाद। ओके, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, ये सारा काम आएगा। ओके, बट अभी नहीं, ये सब आपका कुछ आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम आएगा, कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में काम आएगा, कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आएगा, बट अभी नहीं। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ओके, अब ये सब काम नहीं आएगा। आप देख लो, ट्रेड पेएबल, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है। ओके, अब देखो सबसे पहले तो ये वाला काम आएगा। ये मैं सबसे पहले क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यही तो था, ये तो मैंने आपको बोला था, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, कितना है, 2 लाख। और ये किसके अंडर में रहता है, ये भी मैं बता दूं। देखो, ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में रहता है, ये भी आप याद रख लो। ओके, ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में रहता है। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमें चाहिए। ओके, और नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ 1 दिया हुआ है, तो आप यहाँ ये वाला काम नहीं आएगा। अब ये वाला अमाउंट आपका काम का नहीं है, आपको 1 नोट नंबर 1 में जाना होगा। ओके, जो कि लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, आपका ये रहा, ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, 30,000 और 50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोपोज डिविडेंड फॉर द ईयर। आ गया प्रोपोज डिविडेंड 20 का और 21 का, 50,000 और 75,000 रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग को तो कौन सा लेना है, ये वाला 50,000 वाला लेना है, ये समझ। तो बस ऐसे ही। और क्या है आपका, इंटरिम डिविडेंड है, तो इंटरिम डिविडेंड तो हम लोग लिखेंगे, और प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लिखेंगे, जो कि 50,000 होगा। देखो, 2 चीज हम लोगों ने सीखा, ध्यान से देखो, रिजर्व एंड सरप्लस को ध्यान से देखना आप लोग। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिल जाएगा। और जब आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन या कोई भी आइटम में यहाँ नोट नंबर में दिया रहेगा, कोई मतलब 1 2 3, तो जैसे मान लो इसमें एक ही है, 1 है, तो हम लोग को के लिए ये जो अमाउंट है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो काम का नहीं है। हमें जाना होगा नोट टू अकाउंट में,
जहां हमें देखना होगा 1 के अंडर लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है 30,000 50,000। अब हम लोगों को इसको करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये रहा आपका फॉर्मेट। ओके, आप अच्छे से करना, मैं बस यही बोल रहा हूँ, आप अच्छे से करना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये होता है पर्टिकुलर, ये होता है अमाउंट। हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L क्लोजिंग का। ओके, तो क्लोजिंग है 2 लाख। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है क्लोजिंग और ये है ओपनिंग। आप अब ये इसको नहीं लिख देना। ओके, तो ये आपके यहाँ पे 1 2 कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, दिया रहेगा तो हम लोग उधर जाएंगे नोट टू अकाउंट में। अभी नहीं दिया है तो सीधा रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में लिखा हुआ है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख और एक है 1,45,000। तो हम लोग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, 2 लाख माइनस 1,45,000 करेंगे। ओके, तो 2 लाख लेस सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल ओपनिंग आप लिखो इसमें 1,45,000। ओके, तो माइनस करके आएगा 55,000। ओके, अब लिखो आप ऐड। ओके, ऐड में लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, जो कि लिखेंगे करंट ईयर का कितना है 50,000। फिर आप लिखो प्रोपोज्ड डिविडेंड, जो कि है आपका प्रीवियस ईयर का होगा, जो आप लिखो 50,000। फिर आप लिखो इंटरिम डिविडेंड। ओके, आपको फास्ट करना पड़ेगा, आपको 20 मिनट में ये पूरा सम कर लेना होगा। ये तो चलो अभी तो मैं बताऊंगा आपको, टेक्निक बताऊंगा ऐसा कि आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आ गया 1,65,000। ओके, सो आराम से एकदम 50-50, और ये आपका कितना हो गया 1,10,000 और ये हो गया 50-55 1,65,000। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। NPBT एंड EOI इसमें बहुत ही आसान है। देखिए एग्जाम और आंसर भी कितना है आपका बुक के साथ 1,65,000। तो ये बहुत ही आसान है। तो ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा वर्किंग नोट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का यही वर्किंग नोट है। ओके, मैं बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। अभी मेन आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में वो फॉर्मेट ही रखना है। ओके, तो ध्यान में बैठा लो आप। फिर आपको 8 नंबर 6 मार्क्स का जो आपका एक प्रैक्टिकल आएगा। ओके, और 2 मार्क्स का कुछ भी दे सकता है, छोटा एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, या फिर व्हाट इज कैश फ्लो, कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो 6 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा और 2 नंबर तो आप आराम से पढ़ ही लोगे। ओके, जो हम लोग तो करेंगे ही, हम लोग तो मतलब ये भी देखेंगे कि कौन सा आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा आपका BST, इको एंड आपका अकाउंट्स तीनों मैं लेके आता हूँ फॉर क्लास 11 एंड 12। ओके, तो आप लोग तो 12th के हो। ओके, तो आप लोग फॉलो करो BST के लिए, इको के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों, और अकाउंट्स। ओके, सो गाइज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ओके, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।